हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 58 है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स से जो दे रहे हैं या यूपीएचएससी या नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस जो दे रहे हैं, उनके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत फ्रूटफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही जो आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चन वो भी हम आपको बताते रहते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले कि हम अपना पहला क्वेश्चन देखें, हम आपको बताना चाहेंगे कि कैपिटल स्टडी सर्कल जो है वो ऑफलाइन भी शुरू हो गया है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लखनऊ ब्रांच में हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टीजीटी पीजीटी का बैच शुरू हो चुका है, यूपीएचएससी का भी। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं और कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर ले सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं तमाम सारे यूनिवर्सिटीज़, जेएनयू, डीयू, जामिया, अलीगढ़, बीएचयू, आईआईटी के अंदर रिसर्च करवाते हैं या करते हैं, तो वो एक्सपर्ट आपको हेल्प कर सकते हैं रिसर्च में जाने में, या अगर आप ऑलरेडी रिसर्च में हैं तो आपको लिखने में या किसी तरह की सिनॉप्सिस बनाने में प्रॉब्लम, उसको हेल्प कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहला देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फासिज्म एज अ फिलॉसफी डेवलप, कि फासिज्म जो है वो फासीवाद या फासिज्म यहाँ पे लिखा है, सिर्फ फासिज्म, यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं फासीवाद। तो फासीवाद जो है तत्वज्ञान के रूप में विकसित कब हुआ? 19वीं सदी में, पहले विश्व युद्ध के पहले की अवधि में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की अवधि में, पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच की अवधि में। तो अगर आप फासीवाद का आइडिया जानते हो कहाँ पे शुरू हुआ, तो फासीवाद का आइडिया इटली में शुरू होता है, मुसोलिनी द्वारा लाया जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लाया जाता है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों में बहुत हार होती है, जो फासीवादी ताकतें थी या नाजीवादी ताकतें थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इसका सही आंसर है कि पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ एडवोकेट ऑफ फासिज्म वॉज, फासिज्म का सबसे जो प्रमुख हिमायत करने वाला था कौन था? हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, लास्की। तो फासीवाद जो टर्म है उस टर्म को अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो आइडिया है वो तो हिटलर का भी है, लेकिन टर्म जो है फासीवाद, और क्योंकि ये इटालियन टर्म है और इटालियन टर्म इटली में मुसोलिनी थे, और मुसोलिनी ने जो है कह सकते हैं कि फासीवाद को स्थापित किया और इसका आइडिया किया। ऑलमोस्ट वैसा ही आइडिया नाजीवाद के नाम पे, नाजिज़म के नाम पे हिटलर ले आते हैं। और तो सही आंसर क्या हो गया? मुसोलिनी, सी। कहाँ पे थे? इटली में। आगे बढ़ते हैं। फासिज्म ओरिजिनेटेड एज, तो फासिज्म किस तरह से ओरिजिनेट होता है? अगर आप देखें कि फासिज्म का पैदा कैसे हुआ? क्रिया का कार्यक्रम, मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन, मतलब काम की तरह एक्शन में आया, तत्वज्ञान से फिलॉसफी की तरह, या तत्वज्ञान और कार्यक्रम दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि फासिज्म, जैसा हमने बताया, एक आइडिया के रूप में भी आता है कि हम जो सर्वश्रेष्ठ है, राष्ट्र हमारा या हमारी नस्ल या हमारा जो कल्चर है वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है कि एक्शन के रूप में, कि जो दूसरे लोग हैं जो ये नहीं मानते उनको पनिश किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है, उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा सकता है। तो ये दोनों की तरह हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फासिज्म के बाद फिर से, अकॉर्डिंग टू फासिस्ट द स्टेट इज, फासिस्ट के अनुसार जो है, फासिस्टों के अनुसार देश क्या है? शोषण का साधन है। ये कौन बोलता है? अभी हमने पिछले टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया था, शोषण का साधन राज्य को कौन मानता है? मार्क्स या मार्क्सिस्ट। न्याय और सद्गुण का अवतार, ये कौन मानता है? ये अगर क्लास स्ट्रक्चर, वर्ग संघर्ष को बोले तो फिर से मार्क्स आ जाएंगे। और फालतू कौन बोलता है? ये बोलते हैं एनार्किस्ट या अराजकतावादी। क्या कहते हैं? राज्य की जो होती नहीं, फालतू चीज़ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस एंड वर्च्यू, ये क्या कहते हैं, राष्ट्र ही सबसे बड़ा है। फांसीवादी क्या कहेंगे, राष्ट्र सबसे बड़ा है और राष्ट्र पे जो भी रूल कर रहा है वो उससे बड़ा है, वो जो चाहे वो करता रहेगा। उसका अपोज करना मतलब राष्ट्र का अपोज करना माना जाएगा, उसको विरोध करना। और इसी अनुसार जो जितने भी लोग मुसोलिनी का या हिटलर का विरोध करते थे वो कहते थे ये हमारा विरोध नहीं कर रहा है, ये राष्ट्र का विरोध कर रहा है, इसलिए ये राष्ट्रद्रोही है और इनको मारा जा सकता है। कई लोगों को फांसी दी गई, जो भी विपक्ष थे। अगर इटली में देखें तो चाहे वो कम्युनिस्ट हों या यहूदी हों या दूसरे जो भी बाहर के लोग थे इटली के अंदर रह रहे थे, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया गया। तो सही आंसर क्या है, उनके अकॉर्डिंग फांसीवाद के न्याय और सद्गुण का अवतार है और राज्य जो है सब कुछ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, 85 पे देख लेते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर फासिज्म स्टूड फॉर, आर्थिक क्षेत्र में फासिज्म इसके लिए खड़ा है, क्या, किस चीज़ के लिए, मुक्त व्यापार और स्पर्धा के लिए, सभी आर्थिक गतिविधियां देश के नियंत्रण में हो, मजदूरों द्वारा उद्योग का नियंत्रण, ऊपर कोई नहीं। तो मजदूरों द्वारा उद्योग का नियंत्रण तो सोशलिस्ट समाजवादी या मार्क्सिस्ट हो जाएगा, मुक्त व्यापार लिबरल हो जाएगा, उदारवादी आइडिया हो जाएगा। तो सभी आर्थिक गतिविधियाँ, अभी उन्होंने क्या बोला हमने कि राष्ट्र को इतना बड़ा बनाते हैं कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो चाहे औद्योगिक धंधा हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ राष्ट्र के अंदर है और उसका नियंत्रण कौन रखेगा, राष्ट्र। वो चाहे तो फ्री मार्केट की तरह करने दे, नहीं करना चाहे तो ना करने दे, कोई भी इसमें सिद्धांत काम नहीं करेगा। तो राष्ट्रवाद इनका जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है मुक्त व्यापार पे। 85 का 86 देख लेते हैं। इन द पॉलिटिकल स्फीयर द फासिस्ट स्टूड फॉर, अभी हमने आर्थिक चीज़ पर पूछा, अब यह राजनीतिक क्षेत्र में फासिस्ट इसके लिए खड़े हुए हैं। दल रहित सरकार के लिए, एक पक्ष सरकार के लिए, द्विदल सरकार के लिए, बहुदल सरकार के लिए। तो किसके लिए होंगे, डेमोक्रेसी के तो अगेंस्ट में है फासिस्ट। तो फासिस्ट जो होते हैं वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। तो कैसा चाहेंगे वो, मल्टी पार्टी सिस्टम चाहेंगे, नहीं, बाई पार्टी सिस्टम भी नहीं चाहेंगे। पार्टी लेस गवर्नमेंट भी चाह सकते हैं और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। अगर हम फासिस्ट को देखें तो वहाँ पे सिंगल पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे मुसोलिनी और हिटलर भी, तो एक पार्टी चाहते हैं कि सिर्फ एक ही सबसे मजबूत पार्टी रहे, वही पूरा कंट्रोल करे सब कुछ। तो इसी को कहते हैं कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट वो चाहते हैं। ये इसके अलावा मतलब पार्टी लेस जो है कि गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन सिंगल पार्टी, क्योंकि खुद भी पार्टी एक पार्टी से जीत के आए थे और वो चाहते हैं कि एक पार्टी का राज रहे। आगे बढ़ते हैं 86 के बाद 87। फासिज्म स्टूड फॉर, फासिज्म इसके लिए हुआ, क्यों हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना था उसका उद्देश्य। तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म किया, विपक्ष को ख़त्म किया, मुसोलिनी ने तमाम सारे विपक्षी पार्टियों को ख़त्म कर दिया। वर्तमान लोकतांत्रिक संस्थाओं को का दोष मिटाकर उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना। तो लोकतांत्रिक बनाने की जगह उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहा, बोले डेमोक्रेसी जो है राष्ट्र के खिलाफ है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्खास्त करना बिल्कुल किया, वो सारी संस्थाओं को राष्ट्र के अधीन लाना चाहते थे। फ्री जुडिशरी या फ्री प्रेस या इस तरह की चीज़ें नहीं, सब कुछ उनके कंट्रोल में होना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को चलाने वाला कौन है, तो फासिस्ट है, जो मुसोलिनी है वो चला रहे हैं, या अलग अलग कोई भी हो सकता है, वो तानाशाह कोई भी हो सकता है। वो ये बोल रहा है कि वो राष्ट्र के नाम पे जो है लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म कर रहा है, कि राष्ट्र का हित है इसमें। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 के बाद 88 देख लेते हैं। The fascists were opposed to democracy on account various reason. Which one of the following reason has been wrongly listed? तो फासिस्ट विभिन्न कारणों से लोकतंत्र के विरोध में थे। निम्न से कौन सा कारण गलती से सूची में डाल गया? तो हमने क्या बोला, फासिस्ट क्या थे, फासिस्ट या नाजीवादी जो थे वो डेमोक्रेसी के तो अगेंस्ट में हैं और प्रजातंत्र के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं प्रजातंत्र जो है ऐसे लोगों का सिस्टम है जहाँ पे उनको आइडिया ही नहीं है कि राष्ट्र के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो आदमी के स्वाभाविक मूल्य में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि आम लोग अपने आप पर शासन करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो मानव असमानता पर विश्वास करते थे, क्योंकि बहुसंख्यकों को मूर्ख होते हैं, बहुसंख्यकों का, बिकॉज मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल, की मेजॉरिटी जो होती है वो मूर्ख होती है।
तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि क्योंकि वो आदमी के मूल स्वभाव को विश्वास नहीं करते थे, इसमें सब में विश्वास करते थे कि बहुसंख्यक मूर्ख हैं, उसमें विश्वास कर रहे हैं। वे मानव असमानता पर विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे कि असमान, जब ईश्वर ने या प्रकृति ने उनको असमान बनाया तो हम भी असमान मान रहे हैं। क्योंकि वो सोचते थे कि आम लोग अपने आप पर शासन करने में असमर्थ है, ये भी मानते थे कि आम लोग नहीं कर सकते, कोई स्पेसिफिक आदमी चाहिए। क्योंकि वो आदमी के स्वाभाविक मूल में विश्वास नहीं करते थे, वो करते थे बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द इनहेरेंट वर्थ। करते थे कि वो कहते थे कि मनुष्य जो है स्वार्थी है, निगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर एक आदमी बैठा ऐसा होना चाहिए जो तानाशाह हो और राष्ट्र के लिए काम करे। तो ये जो है फासीवाद का बेसिक कैरेक्टर था। आगे बढ़ते हैं, 88 के बाद 89 देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फासिस्ट इन इटली वॉज टू ट्रांसफॉर्म इटली इनटू, जो प्रमुख उद्देश्य क्या था फासिज्म का, इटली का। इटली में पहली बार हमने बताया मुसोलिनी लेके आ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इटली उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कमज़ोर हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो कमज़ोर होने की वजह से क्या हुआ, वो चाहते थे कि मजबूत राष्ट्र बने। तो सिंपल सा लॉजिक मिल गया। फासिस्ट का इटली में प्रमुख उद्देश्य इटली को इसमें परिवर्तित सामाजिक देश में या समाजवादी देश में, लेसस फेयर हस्तक्षेप या लिबरल देश में, बृहद पावर मतलब कि ग्रेट पावर बनाने में, ऊपर में से कोई नहीं। तो वो सही में चाहते थे फिर से इटली जो है वो उतना ही महान पावर बने जैसा पहले हुआ करता था रोमन एम्पायर के समय। तो बेसिकली उसी को महान बनाने के चक्कर में वो क्या कहते हैं, वहाँ से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ से विपक्ष को ख़त्म कर देते हैं, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं और तमाम सारे लोगों को बिना गलती के भी सज़ा दी जाती है। ऐसा सारा चीज़ करने के बाद जो फासिज्म किस नाम को जस्टिफाई करता है कि राष्ट्र के लिए कर रहे हैं और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 के बाद 90 पहुंच जाते हैं। 90 द टर्म फासिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फैसियो विच मीन्स कि जो फासिज्म है उसका एक्चुअली दो तरह से मतलब है। इटालियन में फासिज्म का शब्द फैसियो से हुआ है, उसका मतलब लाठियों का बंडल, छड़ का बंडल, झाड़ुओं का बंडल, ऊपर से कोई नहीं। तो इसका आइडिया है लाठियों का बंडल। और ये इसके अलावा लाठियों का बंडल से क्या होता है कि एकता दिखाते हैं और उसी के साथ एकता और उसी में जोड़ देते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो और एकता मिला के जो है फासिज्म का नारा बनता है कि एक हो जाओ और डिसिप्लिन रहो। तो उससे क्या हुआ कि एक तानाशाह का जन्म होता है और उसका नाम मुसोलिनी, और वो पूरी तरह से मानता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जो भी आइडिया है वो सही है और राष्ट्र के लिए है। इसमें अगर किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे राष्ट्र मजबूत होगा। इस आइडिया को लेके फासिज्म आगे बढ़ता है और धीरे धीरे वो इतना क्रूर हो जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको ख़त्म करना पड़ता है। 191 देख लेते हैं। द फासिस्ट रिगार्डेड, फासिस्ट मानते थे, क्या चीज़ मानते हैं, व्यक्ति देश से श्रेष्ठ है। ये तो लिबरल उदारवादी मानते हैं। देश व्यक्ति से श्रेष्ठ है, हाँ, देश को ये सबसे ऊपर मानते हैं, राष्ट्र को, नेशन को, राष्ट्र, व्यक्ति और देश दोनों के दिए गए क्षेत्रों में श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। फासिस्ट व्यक्ति और देश के बीच संबंध के बारे में कोई विचार नहीं रखते हैं। ये रखते हैं कि देश जो है व्यक्ति से श्रेष्ठ है, द नेशन आर सुपीरियर टू। अगर देश के लिए कई लोगों को मारना पड़े या कुछ लोगों को सज़ा देनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़े, डेमोक्रेटिक मीन्स ख़त्म करना पड़े, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म करना पड़े, वो सारी चीज़ कर दीजिए देश के नाम पे। तो ये आइडिया देश के नाम पे करने से इससे क्या होता है कि कई बार जब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता है, बहुत से ऐसे डिसीजन होता है उसकी लाइफ में गलत होते हैं, तो जब वो गलत होंगे तो उससे नुकसान किसको होगा, देश को ही होगा। क्योंकि आप तो हमेशा नहीं रहेंगे, देश तो हमेशा रहेगा। तो आपके तानाशाही जो डिसीजन है वो देश को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना आप सोच रहे हैं कि देश को फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, 192 नंबर पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज सुप्रीम अकॉर्डिंग टू फासिस्ट। फिर से यही क्वेश्चन आ गया कि सबसे ऊपर कौन है। तो हमने बताया कि सबसे ऊपर फासिस्ट फासीवादी लोगों के लिए क्या होगा, आप लोग होंगे, नेतागण होंगे, चुनी गई संसद होगी। तो ये तो लोग और नेतागण संसद विपक्ष को तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया था। तो सबसे बड़ा देश है उनके लिए कि देश के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन देश के ही व्यक्तियों को वो जो भी उनकी जो राय है उससे सहमत नहीं होता था उसको वो पनिश करते थे, जेल में डाल देते थे, कई बार हत्या भी हो जाती थी। तो ऐसा करने की वजह से ही फासिज्म एक खतरा बन गया था पूरी दुनिया के लिए कि अगर इस तरह की जो आइडिया है अगर वो दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंच गए तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे, क्योंकि हर देश में कोई ना कोई कम्युनिटी माइनॉरिटी में रहती है। कोई यहाँ पे माइनॉरिटी में है तो कोई दूसरी जगह पे, अगर इटली में जो दूसरे लोग हैं माइनॉरिटी में है तो उसी तरह जो जर्मनी में इटालियन माइनॉरिटी में होंगे तो वो मारे जा सकते हैं, या यूरोप में दूसरे देशों में, या अगर रिलीजन के नाम पे लेंगे तो हर रिलीजन का कहीं कहीं मेजॉरिटी में है, कहीं माइनॉरिटी में है। तो वो आइडिया अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, इसलिए फासिज्म का विरोध करते हैं। वर्ल्ड वॉर में हिटलर, मुसोलिनी जैसे तमाम सारे जो फासिस्ट लोग थे उनको ख़त्म कर दिया गया और इटली की जनता ने ही उनको ख़त्म किया। इस तरह के लोग को, और हिटलर के बारे में भी वहाँ की जनता ने तो नहीं कह सकते, उसमें सबसे बड़ा रोल रूस का था या सोवियत यूनियन का, उन्होंने ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद जो जनता ने किया कि हिटलर को अपनाने से मना कर दिया। आज के समय में भी अगर देखें तो हिटलर को वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। तो और वहाँ पे उनकी जो बुक है, हिटलर की जो बुक, इसको मेन काम्फ कहते हैं या माई एक्सपीरियंस जो है, वो भी बैन है कि वो नहीं बेच सकते। तो हिटलर को एक नाजीवादी या कहते हैं तानाशाह की तरह जर्मनी देखता है। और तो उनके समय में जर्मनी काफ़ी तरक्की करता है, लेकिन समाज के दूसरे वर्ग के प्रति जो नफरत फैला दी गई उसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं हिटलर को पसंद नहीं करते और हिटलर का कोई भी ना फ़ोटो ना उनका कोई सिंबल वहाँ पे अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। और तो फासिस्ट पार्टी जो इटली में है वो अभी भी लड़ती है, मुसोलिनी को उस तरह से बैन नहीं किया गया उनकी पार्टी को, उनके आइडिया को लेके तमाम फासिस्ट पार्टी लड़ती भी है, वहाँ कुछ सीटें जीतती भी है, उस तरह के आइडिया अभी भी है। लेकिन मेजॉरिटी जो उनको रिजेक्ट करती है, उस तरह के आइडिया को एंडोर्स नहीं करती, उनको नहीं अपनाती और वो मानती है कि इस तरह का आइडिया गलत है, जहाँ पे वहाँ के माइनॉरिटीज़ या विपक्ष या फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया जाए। आगे देखते हैं कि 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द राइज ऑफ फासिज्म इटली वॉज द रिजल्ट ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि क्या चीज़ हुई थी जिसके कारण फासिज्म का जो राइज हुआ, उत्थान हुआ। तो बेसिक आइडिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रेनेसां, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेपोलियन वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हुआ इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो ग्रुप था जिसमें कह सकते हैं ये ग्रेट पावर अगर देखें तो ये हार जाते हैं, जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का जो ग्रुप था तो ये हार जाता है किससे, कंपेयर जो है फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन का जो ग्रुप था। फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन जो हैं ये लोग मिलके इनको हरा देते हैं और ये जो इटली है वो टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या जर्मनी कमज़ोर हो जाता है। तो उसकी वजह से मजबूत राष्ट्र के चक्कर में हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो तानाशाह जर्मनी और इटली में पैदा हो जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 94 नंबर क्या कह रहा है, हु कंसीडर सेविंग एज नेसेसरी कंडीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि सबसे ज़रूरी चीज़ है बचत करना। किसने बचत को आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त बनाई। तो हमने देखा कि आर्थिक चीज़ों पे सबसे पहले कौन बोलना शुरू करता है। अभी तक जो लोग बोल रहे थे वो यूजली जो फिलोसफिकल क्या कह सकते हैं, दार्शनिक चीज़ों पे बोल रहे थे, राजनीतिक चीज़ों पे बोल रहे थे, और सारी चीज़ों में जो उदारवाद है उस पर लोग ज़्यादा बोल रहे थे। तो उदारवाद के जो आर्थिक पक्ष है उस पर लोग नहीं बोल रहे थे, उस पर सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो आइडिया लाते हैं फ्री मार्केट का, जिसको हम लेसेस फेयर कहते हैं। इसके अलावा वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक है,
वेल्थ ऑफ नेशन बहुत फेमस बुक है। इसी में ये बोलते हैं कि अभी तक का जो सिस्टम है, राजनीति में तो उदारवाद आ गया है, लेकिन जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें अभी भी मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद का मतलब सरकार या राजा जिसको चाहेगा सिर्फ वही व्यापार करेगा, तो बोले कि ये फ्री मार्केट के अगेंस्ट में है, ये उदारवाद की बेसिक जो थ्योरी है, सिद्धांत, तो उसके अगेंस्ट में है। तो मार्केट भी फ्री होना चाहिए और दोनों चीज़ें करते हैं। अब मार्केट फ्री है तो उसमें पूंजी बढ़ाने के लिए क्या होगा, सेविंग बहुत ज़रूरी है, ये कहते हैं एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 195, किस विकास के शास्त्रीय सिद्धांत पर की गई निम्न में कौन सी आलोचना सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म लेवर्ड अगेंस्ट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, तकनीकी प्रगति को कम महत्व दिया इन्होंने, क्या ये सही है कि शास्त्रीय सिद्धांत जो है, क्लासिकल अप्रोच जो है लिबरलिज्म का, डेवलपमेंट का, पूर्ण योग मांग बनाए रखने की समस्या को उसने सही तरीके से विश्लेषित नहीं किया। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इट फेल्ड टू एडुकेट एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग एग्रीगेट डिमांड। उसने विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बहुत अधिक महत्व दिया, ऊपरी कोई नहीं। तो गलत इसमें से क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड जो थी उसको वो सही नहीं कर पाए, कि इनको लगा था कि बस बनाते जाओ लोग खरीदते जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि एक समय में जब आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज करती है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जाती है उस समय वो बैंकरप्ट हो गई है, उसका नुकसान बहुत हो गया, क्योंकि वो बना तो रहे प्रोडक्ट, अब लोगों के पास पैसा ही नहीं खरीदने का। जो हमने इससे पहले मार्क्सिस्ट आइडिया का वो हुआ था, उसमें पढ़ा था कि हम अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए आप साबुन बना रहे हैं, आप तेल बना रहे हैं, आप कुछ भी बनाते जाएंगे, लेकिन बना तो सकते हैं, आपके पास मशीन है, लेकिन खरीदने वाले लोगों के पास पैसा तो हो, क्योंकि आपके यहाँ जो काम कर रहा है आप उसको कम पैसा दे रहे हैं, इसी तरह दूसरी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है उसके पास कम पैसा होगा, तो फिर खरीदेगा कैसे। तो इस तरह से क्राइसिस आ जाती है कि एक बार डिमांड जो होती है बहुत स्लो डाउन हो जाती है सडनली। तो ये है कि क्योंकि मांग को बनाए रखने का कोई विश्लेषण नहीं करते कि भाई कि अगर हम धीरे धीरे वो सभी कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाती जाएं तो सभी का इसमें फ़ायदा होगा, वो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए वो नुकसान हो जाता है, क्राइसिस आ जाती है, स्लो डाउन आ जाता है इकोनॉमी में। आगे बढ़ते हैं 196, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब मार्क्स का जो विकासवादी सिद्धांत है वो क्या है, वास्तविकता में वह आर्थिक सिद्धांत था, वास्तविकता वह राजनीतिक सिद्धांत था, वास्तविकता वह सामाजिक आर्थिक सिद्धांत था, वह आर्थिक सामाजिक राजनीतिक घटकों का मिश्रण था। तो वास्तविकता में वह आर्थिक सिद्धांत से था। अगर हम देखें पूरा जो मार्क्स का डेवलपमेंट है, वो बोलते हैं क्लास स्ट्रगल होगा, दो वर्गों की लड़ाई, तो वर्ग कैसे बने इकोनॉमी पे, इसी के साथ कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो लोगों के पास हो जाना चाहिए, उत्पादन के साधन, इसी के साथ सरप्लस वैल्यू, तो सब कुछ तो इकोनॉमी की चीज़ बता रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉज एसेंशियली एन इकोनॉमिक थ्योरी। ये बेसिकली एक आर्थिक सिद्धांत था जिसमें मार्क्स जो है अलग अलग तरीके से आर्थिक जो सिद्धांत पहले से थे, जो एडम स्मिथ देखे जाते हैं, रिकॉर्डो देखे जाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि इस व्यवस्था में प्रॉब्लम क्या आएगी कि व्यक्ति जो है उसकी खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, और ख़रीदने की क्षमता कम हो जाने के साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट काफ़ी कमा लिया, उनकी उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी, और वो ज़्यादा उत्पादन तो करेंगे लेकिन लोग नहीं खरीदेंगे, तो धीरे धीरे स्लो डाउन आएगा और ये खुद बर्बाद हो जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हो जाते हैं। अब देख रहे हैं कि लगातार अगर आप देखेंगे तो बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या पहले बहुत बड़ी अच्छी बड़ी कंपनियां जो हैं, आज के समय अगर आप थोड़ा भी अवेयर रहते हैं तो यूएस के अंदर या इस तरह के तमाम सारी जो कंपनियां पहले बहुत अच्छी, जैसे बीपीएल हमारे यहाँ टीवी बहुत बड़ी बनाती थी, वीडियोकॉन, ये सब बहुत बड़ा ऐड दिन भर आता रहता था, लेकिन आज के समय ये ख़त्म हो गए, क्योंकि ख़रीदने के लोग तो उतने ही हैं, उनकी क्रय क्षमता नहीं बढ़ रही है। उसी समय कंपटीशन जो बाहर से एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, दूसरे जो ब्रांड हैं वो आ गए, तो कंपटीशन तो नहीं चल पाया, और यहाँ पे क्योंकि क्रय क्षमता नहीं थी तो उसकी वजह से वो उस व्यवस्था जो बड़ी कंपनियाँ थी भी वो भी डूब जाती हैं।
तो और मार्क्स कहते हैं बाद में कि इस तरह से सारी कंपनियां डूब जाएंगी, क्योंकि अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं, आप लोगों को पैसा ज़्यादा ना देकर। 96, 97 देख लेते हैं। द कैपिटल एक्यूमुलेशन विच अकॉर्डिंग टू मार्क्स कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट इज रेंडर पॉसिबल बाई। अब ये कह रहे हैं मार्क्स के अनुसार जमा की गई पूंजी का विकास के लिए योगदान तभी मुमकिन है जब होता है क्या। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि किस तरह से मार्क्स बोलते हैं कि जो सरप्लस वैल्यू है, जो प्रॉफिट है, वो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है, ये कोई अमीर कैसे बनेगा, उसके पास पूंजी कहाँ से आएगी। जो पूंजीपति ऑलरेडी है या जो अमीर है या कैपिटलिस्ट है, उसके पास पूंजी आएगी कहाँ से। वो पूंजी कह रहे हैं कि प्रौद्योगिक सुधार से, कि अगर वो सही ढंग से टेक्नोलॉजी को बढ़ा ले उससे पूंजी आएगी, मज़दूरों की कमी से, मजदूरी अगर कम कर दे उससे आएगी, काम के समय अवधि में इजाफा कर दे, या ऊपर से कोई नहीं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत क्लियर है कि ये सारी चीज़ें कि प्रौद्योगिकी में सुधार होने से तो आएगी, लेकिन वो क्या कहेगा, उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मान लीजिए पहले 100 चीज़ बनती थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो 1000 चीज़ बनने लगी, सेम चीज़। अब 1000 चीज़ बेचेंगे कहाँ पे। 1000 चीज़ बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका दाम कम करना पड़ेगा। अब दाम कम करने के लिए मशीन तो आप खरीद चुके पहले से, उसका दाम में कमी कर नहीं सकते, तो मजदूरी जो है उसको कम कर देंगे। पहले अगर हम किसी मजदूर को 10,000 देते थे, तो अब हम 8,000 में रिक्रूट कर लें, तो क्या हुआ, पर मजदूर 2,000 बचेगा, तो उसको हम सस्ता कर पाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब या फिर इस 10,000 को 10,000 ही रखें, इन्फ्लेशन या जो महंगाई है उसके साथ ना बढ़ाएं, तो बाकी चीज़ों के इसके दाम तो बढ़ जाएंगे, बाकी चीज़ों के दाम बढ़ गए, लेकिन इनकी महंगाई के साथ इनके जो वेज नहीं बढ़े, तो भी कह सकते हैं एक तरह से मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में शोषण होगा इनका, और उससे प्रॉफिट कमा लेगा जो पूंजीपति है। तो क्या है, रिडक्शन ऑफ वेजेस से। आगे बढ़ते हैं, 198 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who look upon economic development as a race between capital accumulation and population growth? अब ये सिंपल सा बात है कि कौन से पॉपुलेशन ग्रोथ और कैपिटल एक्यूमुलेशन को, डेवलपमेंट को देखते हैं। मार्क्सियन राइटर, क्लासिकल राइटर, नियो क्लासिकल राइटर्स और ऑल ऑफ थ्री, कि मार्क्सवादी लेखक, शास्त्रीय लेखक, नव शास्त्रीय लेखक, सभी तीनों। तो कौन देखेगा, नव शास्त्रीय लेखक, नियो क्लासिकल लिबरल जो हैं, नियो क्लासिकल लिबरल जो हैं वो देखते हैं कि एक तो पूंजी कितनी संचय की और पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। जैसे भारत में पूंजी तो लगातार बढ़ रही है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है कि पर कैपिटा इनकम हमारी जो देखें तो जहाँ पे अमेरिका 60,000 से ऊपर डॉलर है, हमारा $2,000 के भी नहीं है अभी। तो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। और इसी तरह से अगर हम जर्मनी, ब्रिटेन या इन सब, जापान को देखें तो इन लोगों की किसी की $40,000, किसी की $20,000 है। तो जो डेवलप कंट्री हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा है, ऑल तो हमसे इकोनॉमी पे पीछे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो हमसे जी पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें काफ़ी आगे रहते हैं। तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि पॉपुलेशन एक बड़ा संकट है। अगर पॉपुलेशन कम होती, भारत में भी ब्रिटेन की तरह, अमेरिका की तरह कम लोग होते तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती, ये इनका मानना है। आगे बढ़ते हैं, 199 देख लेते हैं। 199 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चीफ डिफेक्ट ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज। नियो क्लासिकल थ्योरी का जो प्रमुख दोष क्या है, वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों के रवैये जैसे घटकों को बहुत अधिक महत्व देता है। वह राजनीतिक स्थिरता और लोगों के रवैये जैसे घटकों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। यह विकास की क्रमिक मानने से इनकार करता है, इनमें से कोई नहीं। तो नियो क्लासिकल जो थ्योरी है, जो उदारवाद की, वो क्या कहता है, वो राजनीतिक स्थिरता और लोगों के रवैये जैसे घटकों की पूर्णतः उपेक्षा कर देता है। जो फिर से क्लासिकल लाता है कि फ्री मार्केट कर दो। जैसे पहले क्लासिकल में था कि एक फ्री मार्केट, फिर उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म आता है कि नहीं, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जिसमें रॉल्स भी हैं, ग्रीन भी है, इस तरह के तमाम सारे थिंकर हैं। और फिर नियो
क्लासिकल जो आता है जिसमें रॉबर्ट नॉजिक हो गए, या बात की अगर लीडर देखें मार्गरेट थैचर जैसे, रोनाल्ड रीगन जैसे लीडर भी आते हैं, ये लोग बिलीव करते हैं और ये कहते हैं मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री हो। अब इसमें प्रॉब्लम है कि जब तक फ्री मार्केट जो है लोगों का रवैया कैसा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे इनके साथ दिक्कत है, इसको सही एनालिसिस नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम होगा। तो अ सोशलिस्ट स्टेट स्टैंड फॉर, कि जो सोशलिस्ट स्टेट है सामाजिक, यहाँ पे लिखा है गलत है, समाजवादी देश यहाँ पे होना चाहिए, समाजवादी देश इसके लिए खड़ा होता है। गरीब और पिछड़े लोगों को का दर्जा बढ़ाना, समाज के सभी सदस्यों की प्रगति के लिए अत्यधिक मौके मुहैया कराना, देश का केवल पुलिस कार्य करना, व्यक्ति को पूर्णतः मरने के लिए छोड़ना। तो ये तो क्लासिकल लिबरलिज्म है कि जिए या मरे, क्योंकि अपने से वो काम कर सकता है, तो ये तो नहीं है। जो सोशलिस्ट स्टेट क्या है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ पुअर एंड डाउनरोड्स, जो सबसे गरीब है उसके पिछड़े होकर दर्जा बढ़ाने का काम करता है समाजवाद या समाजवादी राज्य का ये काम होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें था कि हमने देखा कि फैबियनिज्म, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें फैबियनिज्म कहाँ से डराइव हुआ, तो रोमन जनरल के नाम से हुआ। इसके बाद कहाँ पे सबसे अधिक फ्लरिश करता है, तो ब्रिटेन में सबसे अधिक फ्लरिश करता है, सबसे अधिक फलता फूलता है। और फैबियनिज्म कैसे, उनका टूल क्या, हथियार क्या है, किस तरह से वो चाहते हैं कि फैबियनिज्म या सोशलिज्म बढ़े। वो कहते हैं कि बातचीत जो है उसके थ्रू, प्रोपेगेंडा के थ्रू, उसको अपना पब्लिसिटी के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा लैंड के क्वेश्चन को अगर लिखें तो उसमें बोलते हैं सामाजिक होना चाहिए, लैंड किसी खास व्यक्ति के या जो प्रॉपर्टी है वो खास व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ जो है वुमेन क्वेश्चन में भी वो कहते हैं कि वुमेन को भी राइट मिलना चाहिए और वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए। इसी के साथ हमने देखा कि पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस में हम तमाम सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पावर जो है, स्टेट है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन था कि जर्मनी के थे, उनका आइडिया क्या था पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके उसके अगेंस्ट में थे। राज्य के ऊपर उनका आइडिया क्या था कि राज्य नहीं होना चाहिए, अंत में जो राज्य है वो सिर्फ बुर्जुआ क्लास का एजेंट है, और उसके अलावा जो राज्य है वो कम्युनिज्म में ख़त्म हो जाएगा। धर्म के मामले में उनका आइडिया था कि धर्म एक अफीम है जो समस्या को भुलाने में तो मदद करता है लेकिन समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता। इसके अलावा जो है कि ये बोलते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन के साधनों पे मजदूरों का हक होना चाहिए। इसके अलावा उनका आइडिया सरप्लस वैल्यू का जो था कि मजदूर की जो मजदूरी कम दी जाती है उसी से जो वो है पूंजीपति उसका प्रॉफिट जुड़ता है। इसके अलावा जो है किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो हेगल का और फ्योरबाख का। जो हेगल है डायलेक्टिक, कौन सा आइडिया लेते हैं हेगल से, डायलेक्टिक आइडिया लेते हैं। धर्म संबंधी जो आइडिया होता है वो फ्योरबाख से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली टेस्ट में देखी थी। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमने बताया अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 6001203135, व्हाट्सएप नंबर 6001939975, वेबसाइट है हमारी www.capitalstudycircle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से, ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com। अगर आपको कोई PDF चाहिए या कोई भी आइडिया चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर PDF भेज देंगे किसी भी तरह का। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली अगर आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो लगातार जो वीडियो आ रहे हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन कभी आती है UPHSC से लेके या TGT को लेके, कभी एडमिशन की या किसी चीज़ की भी एग्ज़ाम की डेट आती है तो वो हम आपको इमीडिएटली अपडेट कर देंगे, ताकि आप कहते हैं किसी से भी इंफॉर्मेशन की वजह से आपका कोई चीज़ ना छूटे, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, या फिर आखिरी में जिसके लिए हम सारी तैयारी करते हैं, जिसके लिए हम सारा
प्रयत्न कर रहे हैं, हम भी अब मेहनत कर रहे हैं आपको बताने के लिए, और आप खुद भी मेहनत कर रहे होंगे। तो लगातार इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है, यूट्यूब पे, और अलग अलग जो मैसेज भी आ रहे हैं कि जो मैसेज पहले आ रहे थे कि हिंदी इंग्लिश में भी बताइए, हमने इसको बाइलिंगुअल किया, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, अगर नहीं समझ में आता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर मैसेज करें, कॉल करें, मेल करें और हमको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।